नमस्कार दोस्तों, सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं। पहला कि इस वीडियो का पीपीटी हमारे ब्लॉग सौरभ शर्मा youtube.blogspot.com पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो के पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह बता दूं दोस्तों आपको, जैसा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि आप वीडियो बहुत स्लो करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करिए, तो अब हम आगे अपने वीडियोस थोड़े से फास्ट में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आई होप आपको इस बार हमारा प्रेजेंटेशन और भी अच्छा लगेगा। तो हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है 3-फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर बदलता है। इसके कारण हम विद्युत ऊर्जा को अधिक दक्षता के साथ दूर तक भेज सकते हैं। इस वीडियो में हम 3-फेज ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली और इसकी संरचना को समझेंगे। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत बहुत ही साधारण सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब एक कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जाता है तब उस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट बहता है। यह करंट चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है जो खुद भी अल्टरनेटिंग स्वभाव की होती है, यानी पहले एक दिशा में अधिकतम होती है फिर दूसरी दिशा में। जब कोई दूसरी कॉइल इस बदलते चुंबकीय क्षेत्र में आती है तब उस कॉइल में भी अल्टरनेटिंग स्वभाव का विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिससे अगर सेकेंडरी कॉइल में किसी विद्युतीय भार मान लीजिए एक बल्ब को लगाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग विद्युत धारा का प्रभाव होगा और यह भार अपना कार्य करेगा यानी कि रोशन होगा। दोनों कॉइल के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग को दक्ष बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी कोर का उपयोग करा जाता है। तो जैसा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल हो गई और एक सेकेंडरी कॉइल हो गई। सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलेगा E2, वह वोल्टेज बराबर होगा इसके हर टर्न पे जितना वोल्टेज है उन सारे वोल्टेज के सम के बराबर, क्योंकि सारे ही टर्न्स हम देख सकते हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो एक्चुअली सेकेंडरी साइड के एक टर्न पर कितना वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज बिल्कुल प्राइमरी साइड के एक टर्न पर जितना वोल्टेज है उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉइल एक ही मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए है वही मैग्नेटिक फील्ड इसके एक टर्न के लिए है। अब इसके प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्न पर कितना वोल्टेज होगा, यह तो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ कितना वोल्टेज अप्लाई करा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न है और हमने यहाँ पर 100 वोल्ट अप्लाई करा है, तो हर टर्न में कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर टर्न को मिलेगा 1 वोल्ट। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में सिर्फ 10 टर्न है और इनके भी हर टर्न पर कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर 10 टर्न है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा रखकर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो कम होंगे। इसी प्रकार से हम वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जितनी एनर्जी हम इस कॉइल को दे रहे हैं उतनी एनर्जी इस कॉइल में ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा, मतलब जितनी एनर्जी इनपुट होगी उतनी ही एनर्जी आउटपुट होगी, क्योंकि इसके अलावा कहीं और से एनर्जी इसमें नहीं आ रही है। तो अगर एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट के बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब अल्टीमेटली एनर्जी किसके बराबर है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसका मतलब टाइम तो दोनों के लिए ही कॉमन है, तो हम कह सकते हैं इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगी। यहाँ पर जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं V इंटू आई। तो इनपुट पावर क्या है, V1 इंटू I1। प्राइमरी साइड इतना वोल्टेज है और प्राइमरी साइड इतना करंट है, और सेकेंडरी साइड कितनी पावर है, आउटपुट पावर जो है वो सेकेंडरी साइड कितनी है, V2 इंटू I2। यानी सेकेंडरी साइड कितना वोल्टेज मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी साइड कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये रिलेशन मिल गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। कुल मिलाकर अगर सेकेंडरी साइड अगर वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ेगा तो सेकेंडरी साइड का करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होगा यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ जाएगा। तो यानी फ्रेंड्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड करंट कम होता है
जबकि वोल्टेज बढ़ जाता है। इसी प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी साइड। अभी तक जो हमने समझा वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए था, जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर ऐसे ही 3 ट्रांसफार्मर को जोड़कर बनता है। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए जो कोर होती है वो कुछ अलग प्रकार से होती है। उसमें 3 लेग होती हैं जिन्हें लिम्ब्स भी बोलते हैं। इन तीनों लिम्ब्स के ऊपर सबसे पहले पेपर इंसुलेशन रखा जाता है और उसके ऊपर वाइंडिंग को बांधा जाता है। सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को बांधा जाता है जो कि बड़े ट्रांसफार्मर में डिस्क के फॉर्म में होती हैं। फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग को बांधने के बाद उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड करा जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर रखा जाएगा, यानी पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाएगा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाएगा। फाइनली ऊपर वाली लिम्ब को लगाने के बाद अब यहाँ पर जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब हाई करंट, तो इसके लिए आप इसके लिए जो कंडक्टर का साइज होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट होगा इसलिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से हाई वोल्टेज वाइंडिंग मीन्स लो करंट, तो यहाँ पर जो कंडक्टर का साइज होगा वो काफ़ी थिन होगा एज कम्पेयर टू लो वोल्टेज साइड। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वाइंडिंग है, 3 लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो हम इन 3 वाइंडिंग को या तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास 3 हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी हम या तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, यानी स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा। जैसे कि हमारे पास ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, डेल्टा में कनेक्ट करा गया है। डेल्टा में कैसे कनेक्ट करा गया है, यहाँ पे ये जो 2 कॉइल हैं इन दोनों के इन सिरों को आपस में ज्वाइन करके यहाँ से एक कनेक्शन निकाल लिया, फिर इन दोनों कॉइल के इन सिरों को ज्वाइन करके यहाँ से एक कनेक्शन निकाल लिया, और फिर ये फर्स्ट और लास्ट कॉइल के एंड्स को कनेक्ट करके ये एक कनेक्शन निकाल लिया। तो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट हो गई। लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार में कनेक्ट करा गया है। उसके लिए क्या करा है, तीनों लो वोल्टेज वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को लेकर एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल गया और इसको हमने बाहर ये बुशिंग्स के थ्रू निकाल लिया है। और इसी प्रकार से तीनों कॉइल के जो बाकी सिरे हैं ये एक एक बुशिंग के थ्रू ट्रांसफार्मर से बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों कॉइल आपस में फिक्स्ड हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए ये स्मॉल साइज की बुशिंग्स हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए ये बिग साइज की बुशिंग्स हैं। तो यह ट्रांसफार्मर जो है ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। इसमें लो वोल्टेज साइड स्टार कनेक्शन है और हाई वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन के पास इंस्टॉल होता है, जहां पर जनरेटर साइड यानी लो वोल्टेज साइड स्टार कनेक्शन होता है और ट्रांसमिशन लाइन के साइड यानी हाई वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ 3 लाइन वायर को ही आगे कंटिन्यू लेकर जाना है, न्यूट्रल को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम न्यूट्रल को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे तो न्यूट्रल के लिए अलग से कॉस्ट लगेगी और न्यूट्रल को हमें जनरली जनरेटिंग स्टेशन से लेके हमारे लोड सेंटर के पास हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल जनरेटिंग ट्रांसफार्मर पे जो लोड होता है ऑलमोस्ट बैलेंस होता है। तो न्यूट्रल वायर में बैलेंस की कंडीशन में तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो उसको हमें जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जनरेटिंग स्टेशन के पास हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारी कोर है इसे हम होल्डिंग फ्रेम के थ्रू होल्ड करके रखते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए टेप चेंजर लगाया जाता है। यह टेप चेंजर ट्रांसफार्मर के अंदर ही इंस्टॉल होता है। इस पैनल के अंदर एक मोटर होती है जिसके थ्रू हमारे टेप चेंजर के टैप पोजीशन को कंट्रोल करा जाता है। अभी हमने जो कनेक्शन समझा वो बहुत सिंपल फॉर्म में समझा। एक्चुअली हाई वोल्टेज साइड जो कनेक्शन होते हैं वो टैप चेंजर के थ्रू होते हैं। उनका कनेक्शंस थोड़े से टिपिकल होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टैप चेंजर के थ्रू कैसे कनेक्ट करा जाता है। इसके लिए आप हमारे सेपरेट वीडियो में जाकर उसके कनेक्शन को समझ सकते हैं। फाइनली टैप चेंजर को इंस्टॉल करने के बाद इस पूरी असेंबली को हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है जिसमें रेडिएटर विंग्स लगे होते हैं और इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ऑयल फिल्ड होता है ऑलमोस्ट हाफ, और जब इसमें इस पूरी असेंबली को डिप करा जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है पूरे टॉप लेवल तक आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी असेंबली ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर डिप होती है। यह ऑयल जो होता है यह मिनरल ऑयल होता है और फाइनली ऊपर से यह हमारा कवर क्लोज हो जाता है। ट्रांसफार्मर
पूरा अंदर से ऑयल से भरा होता है और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर साइड कंजर्वेटर टैंक को इंस्टॉल करा जाता है, जो कि कनेक्टेड होता है मेन टैंक से एक पाइप और बकोल्स रिले की हेल्प से। क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है और ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जब हैवी करंट फ्लो होता है तो ट्रांसफार्मर की कोर में लॉसेस होने की वजह से और वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस होने की वजह से ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है। यह हीट हमारे ऑयल को ट्रांसफ़र होती है, जिससे हमारा ऑयल भी हीटअप हो जाता है। इन रेडिएटर विंग्स की हेल्प से यह जो ऑयल है इसमें नेचुरल कन्विक्शन होता है, यानी हीटअप ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, इन रेडिएटर विंग्स के अंदर जाता है। इन रेडिएटर विंग से जो ट्रांसफार्मर ऑयल की हीट है वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है और वापस से जो हमारा ऑयल जब कूल हो जाता है तो वो नीचे वाले पाइप्स की हेल्प से वापस से हमारे मेन टैंक के अंदर आ जाता है। तो कंटिन्यूस ऑयल का फ्लो चलता रहता है, कन्विक्शन चलता रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में ऑयल हीटअप तो होता ही है, तो जिसकी वजह से हमारा ऑयल जो है वो एक्सपांड होता है, फैलता है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वह एक्सपांड होती है और लिक्विड का एक्सपांशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है और हमारा ट्रांसफार्मर टैंक जो है वो बर्स्ट हो सकता है। उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है, जिसमें ऑयल का लेवल जनरली कम होता है और ऊपर वाले पार्ट में एयर होती है। जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे होता है तब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है और हमारा ऑयल का जो एक्सपांशन होता है इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर होता है। और जब हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड नहीं होता है या लाइट लोड पे होता है तो हमारा ऑयल जो है वापस से कंप्रेस होता है और कंजर्वेटर में जो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर ऑयल है वो इस पाइप के थ्रू वापस से मेन टैंक में आ जाता है, जिससे हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो हमेशा जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर की पूरी असेंबली है वह हमेशा ऑयल के अंदर डिप रहती है और उसके ओवरहीट होने की कोई चांसेस नहीं होते। इस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में हमारे कंजर्वेटर टैंक के अंदर एयर आती है और एयर जाती है थ्रू ब्रीदर का वर्क यहाँ पर यह है कि जो एयर आउटर इन्वायरमेंट से हमारे कंजर्वेटर टैंक के अंदर इंटर हो रही है उसमें से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करना। इसके लिए यहाँ पर ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल की में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आउटर इन्वायरमेंट से कोई भी मॉइस्चर ऑयल के अंदर नहीं जाता है। अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर जाएगा तो इससे ऑयल की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी और हमारे ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा स्लज प्रोड्यूस होने लगेगी। फ्रेंड्स, हमारे जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो पूरी सॉलिड ना होकर थिन शीट से बनी होती है, जिन्हें लैमिनेशन बोलते हैं। इन ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट इसलिए करा जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो एडी करंट लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करा जा सके और ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी होते हैं, जिसे कम करने के लिए यह जो मटेरियल होता है वह सिलिकॉन स्टील होता है। यह एक क्विक ओवरव्यू था 3 फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसकी वर्किंग और उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को दोनों को ही अपने नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल को समझेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो एज ऑलवेज इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।